पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड। उनका कहना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। और उसी के साथ सरहद के उस पार का वजीर आजम कह रहा है, आवाज आ रही है, हम तक आपके रोने की आवाज पहुंच रही है। नहीं, माफ कीजिएगा, ये नहीं कहा उन्होंने, मुझे लगता है मैंने गलती से थंबनेल पर भी ये लिख दिया। उन्होंने कहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, अपने मुल्क के बैंक को कहा है कि आपकी टॉप प्रायोरिटी ग्रोथ होना चाहिए। और एक और खबर पर भी बात करेंगे, और वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अब पाकिस्तान आर्मी ट्रेन कर रही है। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, इसलिए हम आवाम को, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। एक तबके के ऊपर बोझ या देर नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क, बल्कि मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका है। तो इस सूरत हाल में जो है फौरी तौर पर कोई बड़ी रिलीफ तो जो है नहीं दी जा सकती, लेकिन पॉलिसीज जो है जिस तरह चेंज की जाती हैं, एक साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला मुल्क के माशी हालात भी दुरुस्त होंगे और आवाम को रिलीफ जो है और भरपूर रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगी। पहले उन्होंने ये कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुल्क हो चुका है। मैं तो समझता हूँ कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और इसलिए हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये लोगों को रिलीफ ना देने के लिए आप बहाना कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया है, या वाकई मुल्क डिफॉल्ट हो गया है और आप बहाने बहाने से ये बता रहे हैं? भाई ये साफ साफ बता दें आप, इसमें जो है वो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है पतली गली से। आप बिल्कुल सामने आकर बताइए कि जनाब ये हो गया, और वो उन्होंने बता ही दिया। ये जो हम कई सालों से सुन रहे थे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, तो अब वो, अच्छा, इससे पहले भी एक मरतबा ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये बात कर चुके हैं कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो गया है। और उस वक्त उन्होंने जब ये कहा था तो सब हैरान परेशान रह गए थे, हैं जी। और उनकी अपनी हुकूमत ये कह रही थी, हैं जी ये क्या हो गया। इनको पता चल गया उस वक्त, हालांकि इसहाक डार जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर औरंगजेब साहब, लेकिन जो अनाउंसमेंट है वो डिफेंस मिनिस्टर ही करता है। ये अजीब सी बात है कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर डिफॉल्ट होने की अनाउंसमेंट नहीं करता, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर करता है। पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था कि मुल्क दिवालिया हो गया, अभी भी वो ये कह रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है? तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका काम डिफेंस मिनिस्टर क्यों कर रहा है, और डिफेंस मिनिस्टर का काम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट क्यों कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो इस्टेब्लिशमेंट ही क्यों कर रही है। खैर, ये हम पता नहीं किस तरफ निकल जाएंगे, लेकिन अब आपको हमने ये तो बता दिया, जरा सुन लें कि उन्होंने और क्या फरमाया। एक बहुत बड़ा तबका जो है जो टैक्स ही नहीं देता, मसलन ये रिटेलर हमारा जो है ये टैक्स नहीं देते, होलसेलर टैक्स नहीं देते। चंद लाख जो है लोग जो है वो टैक्स देते हैं, और उनमें भी ज्यादातर वो लोग हैं जो सैलरीड क्लासेस हैं। एक तबके के ऊपर बोझ या देर नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क, बल्कि मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका है। तो इस सूरत हाल में जो है फौरी तौर पर कोई बड़ी रिलीफ तो जो है नहीं दी जा सकती, लेकिन पॉलिसीज जो है जिस तरह चेंज की जाती हैं, एक साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला मुल्क के माशी हालात भी दुरुस्त होंगे और आवाम को रिलीफ जो है और भरपूर रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगी। इसी तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे के सारे जो है ना वो इस वक्त सियासत खेल रहे हैं। सियासतदान जो है वो तो सियासत में बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए हुए हैं। ये लोग जो है, जजेस जो है, जुडिशरी जो है हमारी, वो सियासत में इस वक्त लीड ले रही है। किसी ने अदलिया में सोचा है कि इन केसेस के फैसले किए जाएं? तो जनाब, सियासत खेल रहे हैं, सभी सियासत खेल रहे हैं, और मुल्क का जो है हाल ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जनाब दिवालिया हो गया। और उसमें उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं देते। अब टैक्स ना देने की वजह से मुल्क दिवालिया हुआ है? कभी कोई दुनिया का मुल्क टैक्स ना देने की वजह से, यानी गरीब अगर टैक्स नहीं दे रहा तो उसकी वजह से दिवालिया हुआ है? गरीब पे तो टैक्सेस जो आपने लगा दिए हैं, उसके जो बिल आ रहे हैं वो तो उसकी वजह से खुदकुशियां कर रहा है। 50-50 हजार बिल जो है वो बिजली का एक मजदूर के घर आ रहा है, तो उसके ऊपर तो लोग गालियां दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब इसको ये डिक्लेयर किया उन्होंने, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया, ये तो वही बताएंगे। लेकिन ये बात जब सरहद पार तक पहुंच रही है, वो आपको पता है ना, पहले एक वीडियो वायरल हो चुकी है
नरेंद्र मोदी साहब क्यों कह रहे हैं आपके रोने की आवाज मुझ तक पहुंच रही है, वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ रोन की आवाज ਇੱਥੇ तक आ रही है, थोड़ा जरा हौला आवाज आहिस्ता कीजिए, बहुत हो गया, रोने की आवाज आपके वहां तक जा रही है। और वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज आप तक आ रही है? वो अपने सेंट्रल बैंक को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी ग्रोथ होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये रॉयटर्स कह रहा है। तो आपके सामने ये खबर रखे रहते हैं। सरहद पार से जो खबर है वो ये है कि इस वक्त रॉयटर्स मेरे सामने है और उसमें अभी की खबर ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मस्ट गिव टॉप प्रायोरिटी टू ग्रोथ। ये कहना है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अपने बैंक को। और उनका ये भी कहना था कि एट द सेम टाइम फोकस ऑन ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। Modi said in a speech at an event to mark 90 years of the South Asian nation's central bank. अच्छा, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है? ब्लूमबर्ग जो है वो भी यही खबर दे रहा है जिसमें उसका ये कहना है कि मोदी says growth should be top priority for India's central bank. Prime Minister praises central bank's management of economy. Government officials say growth about 8% in past fiscal year। और ये जो 8% ग्रोथ है, 8.3%, 4% तक आया था, ग्रोथ जारी थी, हमने आपको इसके ऊपर खबर भी दी थी। और ये तमाम दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये खबर दे रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी ऊपर चली गई है। और पाकिस्तान की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी नीचे चली गई है, यानी मुल्क दिवालिया हो गया है। ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहा, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। तो आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर की बात तो माननी पड़ेगी, डिफेंस का तो ताल्लुक आपको पता है डिफेंस से ही है, फिर वो तो बात माननी पड़ती है सर। वो कह रही है आवाज आपकी रोने की आ रही है, इधर बंद कर दे रोना, ऐथे तिकर आवाज आ रही है, तो इतनी ऊंची नहीं रोना चाहिए, लेकिन क्या करें, रोने का तो मकाम है। अच्छा, रोने का मकाम यही है सिर्फ, या ये भी है कि अचानक से ये खबर आई कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेन करेगी पाकिस्तान आर्मी। तो सब हैरान और परेशान रह गए कि ये क्या है, कौन सी दुनिया में और कौन से मुल्क में क्रिकेट टीम को ट्रेन करती है आर्मी। लेकिन देखें भाई, ये हर चीज जो है ना, हर चीज पाकिस्तान में एक जंगजुयाना अंदाज से होती है, और जिसे कहते हैं ना कि ऐसी हंगामी बुनियादों पर। आपको पता है कि जीतना हो वहां पर, क्रिकेट जीतने की चीज भी वो हंगामी बुनियादों पर होती है, हारते हारते जीत जाते हैं, वरना तो हार रहे होते हैं। तो लगता ऐसा है कि अब उनको सिखाया जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो जीतना है। भाई नजर तो ऐसे ही आता है ना कि अगर पाकिस्तान आर्मी ट्रेन करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तो इसीलिए करेगी ना कि उनको बताया जाएगा कि आपने मैच जीतना कैसे है। लोग अगर ये कहते हैं कि जंग कोई जीती नहीं थे, इलेक्शन कोई हारिया नहीं, तो गलत कहते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, शदीद किस्म का वो झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप लोग ये झूठ कि जंग कोई जीती नहीं थे, इलेक्शन कोई हारिया नहीं? ये किसको कह रहे हैं आप? और जिसको भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि देखिए इलेक्शन, अभी ये वाला जो इलेक्शन है ये तो हारा है, नहीं जीत गए थे, जीते नहीं बाद में क्या? अब कमाल कर रहे हैं आप। मतलब आप पहले की बात याद रखते हैं, अचानक पता चले कोई गलत कह दे, कुछ ऐसा कर दे, उड़ा दे, या पता चले पता नहीं फॉर्म 45 47 क्या क्या चलता रहा, तो छोड़े आप उसको। बाद में जीता कौन, रिजल्ट पे नजर रखनी चाहिए, नतीजा जो वो असल में ये होता है जी। अच्छा, इसी के साथ हम ये सोच रहे थे कि अब ये जो बड़ा एक काम है, मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये देखकर दुनिया की सारी क्रिकेट टीम जो है अपनी फौजों को क्रिकेट टीम पर लगा देंगी, नहीं तो फिर सरहदों पे कौन रहेगा। अब वो सो रहे हो, जिस वक्त वो जाग रहे होते हैं और हम सो रहे होते हैं, तो अगर उन्होंने क्रिकेट टीम के साथ जागना शुरू कर दिया तो हम कैसे सोएंगे? सोचने वाली तो बात ये है। लेकिन ये तो हम देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन क्रिकेट कैसे सिखाएंगे, फिर मैं ये सोच रही थी। तो हो सकता है कि कहीं से जो है, जब वो कोई विकेट उड़ जाए तो वो कहे अच्छा ऐसी की तैसी, इनको अब ये करो, टैंक लेके आओ, पता चले वो उधर से तोप निकल के आ रही ग्राउंड के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कोई विकेट पाकिस्तान की गिर गई है, गुस्से में आके जो आर्मी ने कहा ले भी सिखाया क्या तुम्हें इस मौके पे, ले आओ तोप अंदर, और तोप जो है वो ग्राउंड से अंदर दाखिल हो रही हो, फिर क्या होगा? वो तो ग्राउंड खाली हो जाएगा, भाग जाना है, सारे इंडियन क्रिकेटर्स ने भाग जाना है ग्राउंड से, तोप देखते ही, टैंक आ रहा हुआ उन्होंने देखते। या हो सकता है शेख रशीद साहब को जो है वो तैयार किया जाए इसके लिए,
सिर्फ ये कि क्रिकेट टीम को तैयार नहीं किया जा रहा, ट्रेन किया जा रहा, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को भी साथ में ट्रेनिंग दी जा रही हो जो ऐसा कोई मौका है कि ये नजर आए कि क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान की वो तो हारने के करीब है, तो जनाब उनको ये ट्रेनिंग दी गई हो आर्मी की तरफ से कि जैसे ही वो मौका आना है तो शेख रशीद साहब हाथ में छोटे 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 बम पकड़ के, दस्ती बम पकड़ के वो चल पड़े इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ और गए लो भाई, नारा लगाकर आ गया हूं मैं, अल्लाह अकबर का नारा, और जो मुंह से पिन्ने निकाल निकाल के दस्ती बम फेंक रहे हैं। तो क्या उन्हें सब क्रिकेटर्स ने भाग जाना है, यानी जो दूसरी तरफ की टीम है वो तो भाग जाएगी, तो जब भाग जाएगी तो उसका मतलब अब शिकस्त खा गई, मतलब कि वो भाग रहे होंगे तो पीठ पे गोली खाएंगे, सीने पे तो नहीं खाएंगे ना। अब देखें, अगर वो ये देखेंगे कि शेख साहब जो है, शेख रशीद, एक तो शेख रशीद जैसा बंदा, उसे देखते ही वो मतलब उन्हें देखते ही एक असर अलग होगा, और उनके हाथों में जब दस्ती बम देखे जाएंगे तो क्रिकेट टीम तो भागना है इंडिया की क्रिकेट टीम ने, तो फिर ये क्या कहेंगे, कहेंगे देखें हार गए, देखें पीठ पे जो है वो गोली खाई है, सीने पे गोली नहीं खाई, भाग गए, हार गए। तो इस क्या इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो कोई तैयारी हो रही है, मतलब, या फिर ये कि ऊपर से जो है वो जैसी कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कोई तैयार होगा F-16 या ये ऊपर से कुछ बमबारी की जाएगी, किस किस्म की वैसे होगी। देखिए, अगर वैसे तो इसको हम इस तरह देख रहे हैं कि बॉयज विल गिव ट्रेनिंग टू बॉयज, बॉयज बॉयज को ट्रेनिंग देंगे, तो है तो मजे की बात, लेकिन तरीका कार क्या होगा, ये तो अपनी जगह पर है कि हंगामी बुनियादों पर जिस तरह खेला जाता है उस तरह सिखाया जाएगा, और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जंग कोई जीती नहीं तो इलेक्शन कभी हारे नहीं, मतलब ये तो बहुत ही कोई बकवास करता है, कंडेम करने वाली बात है। वरना देखें कि इलेक्शन तो हैं वो काफी जीते ही हैं, और जंगें भी काफी, नहीं मेरा मतलब है कि इलेक्शन तो बहुत से हारे भी हैं, और जंगें तो सारी जीती, 4 की 4 जंगें जीती, कैसी बात कर रहे हैं आप। तो ये अब तो पता चलेगा, हम बस इतना ही तबसरा कर सकते हैं, जाहिर है कि हम तो कलाबे ही मिला सकते हैं जी, और जो असल सूरत हाल होगी तो वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन इसमें एक सवाल है, बहुत है, और वो सवाल ये है कि अगर बेड़ा तो उठा लिया, वैसे तो कहते हैं कि बेड़ा नहीं बीड़ा होता है उर्दू में, लेकिन चले जो भी, गलतुल इस्तेमाल, मैं गलतुल इस्लाम कहने लगी थी, माफी चाहती हूँ, गलतुल इस्तेमाल या सहीउल इस्तेमाल जो भी है, उसमें ये है कि ये जो बेड़ा उठाया गया है क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग देने का, तो क्या बात है, वाह वाह हो जाएगी या तो आर्मी चीफ की कि भाई क्या बात है, क्रिकेट टीम को ऐसी ट्रेनिंग दी कि देखें कैसे सख्त जान बना दी है। वो इंजमामुल हक जो कभी जवाइयां ले रहे होते थे, या वो क्रिकेटर जो कभी जो है वो लगता था कि 6-6 किलो बिरयानी खा के आए हैं वहां पर और सो रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे, हैं, ये तो हमें पता है, यकीन है इस बात का। लेकिन अगर उसके बाद भी टीम हार गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, और फिर गालियां किसको पड़ेंगी, भाई इसके लिए आप लोग फिर पहले से तैयार हो जाए, ये सोच ले। फिर तो कोई भी जो मैच है, अगर वो किसी ने गलती से भी हार दिया तो वो कहेंगे कि जंग कदी हारी नहीं ते मैच कदी जितया नहीं, हो सकता है कि ये फिर नारा जो है इसमें बदल जाए, तो ये नारा ज्यादा अच्छा नहीं है। चलिए, इजाजत दें।